नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर चंपावत से है, जहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी लड़कियों को अनुदान और लैपटॉप वितरित किए हैं। जहां आपको बता दें कि आदर्श चंपावत कार्यक्रम के तहत पंचायतों की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की गई। और जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने इस पहल को गर्व का विषय बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को नई दिशा मिलेगी, तो वहीं वे भविष्य में बेहतर अवसर भी प्राप्त कर सकेंगी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। और जहां वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और जिससे जनता में असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है। देखिए देहरादून से हितेश त्यागी की यह रिपोर्ट। देहरादून में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। लगातार प्रशासन शासन लगातार इसमें वादे कर रहे हैं, लगातार अलर्ट की बातें यहाँ पर चल रही है, लगातार तेज अभियान की बातें चाहिए, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में एक ब्रिगेडियर साहब की मौत हो गई है गोली लगने से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरक सिंह रावत साहब, कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, धरातल के नेता हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, आपने एक लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा है, क्या आपके दौर में भी इस तरह की क्राइम की घटनाएं दिन घटती थी क्या? देखिए, देहरादून के मामले में केवल हमें ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग जो देहरादून को जानते हैं, वो देहरादून को शांत एक घाटी के रूप में, एक शांत वैली के रूप में लोग इसको जानते थे। और मैं कह सकता हूं, इतना नशा इस समय, और केवल आप देहरादून नहीं है, आप कोटद्वार देख लो, आप श्रीनगर देख लो, आप अल्मोड़ा देख लो, आप हल्द्वानी देख लो, रामनगर देख लो, इस समय इतना नशे का, मैं सोचता हूँ इतना हमारा उत्तराखंड में जो दूसरे तरह का नशा है, इतना हमारे यहाँ कभी नहीं था। आज तो गर्ल्स हाई स्कूल, छोटे छोटे पब्लिक स्कूल हैं, लड़कियों का स्कूल है, उसके बाहर भी नशे का कारोबार हो रहा है। और ये जो सारा जब सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे बहुत, मैंने कहा, नशा भी एक बहुत बड़ा हुआ है। और इसको कैसे रोका जाए? अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां देख लो, लड़के देखो किस तरह की उनकी स्थिति हो गई है। डॉक्टर हरक सिंह रावत साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हालात प्रदेश के हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें तमाम तरीके के जो चीजें हैं उनमें बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन हर्षुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया बुलेटिन, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां जोहड़ी में मॉर्निंग वॉक के दौरान मारे गए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के मामले ने अब कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग में भी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। और जहां पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार की चेतावनी उनको दी है। और जहां उन्होंने कहा कि इस सरकार में पूर्व सैनिक और उनके परिवार सुरक्षित नहीं है। जहां आपको बताते चले कि कर्नल चौधरी ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली मारना इस बात का ताजा उदाहरण है। हमारे ब्रिगेडियर एम.के. जोशी साहब का कल उनकी हत्या हो गई, एक गोली कांड के अंदर उनकी हत्या हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और जिसमें एक बेगुनाह ब्रिगेडियर एम.के. जोशी साहब जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उनकी हत्या हो जाती है। तो इसके लिए पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उत्तराखंड का चरमरा चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। ये जो
घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर आज हम दिल्ली से आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, और पूरा का पूरा देश का जो सैनिक समाज है वो पूरा आक्रोशित है, गुस्से में है, नाराज है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि, पीसफुल जगह, वीरों की भूमि, वहां पर भी हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां अब पूरे तरीके से लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शासन और गढ़वाल मंडल विकास निगम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा है, और जहां GMVN के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक जैन ने इस पर जानकारी दी है कि कमिश्नर गढ़वाल और सचिव पर्यटन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं सभी जिलों के DM और उनकी टीमें भी सक्रिय तरीके से भूमिका निभा रही हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवास, ट्रैकिंग तो वहीं अन्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जहां गेस्ट हाउसों का अपग्रेडेशन तो वहीं मेंटेनेंस लगभग पूरा हो चुका है, और जहां अंतिम स्टॉक चेक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित कर दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर और सुचारू सुविधाएं मिल सके। पड़ता है बांगड़ क्षेत्र के आगे पधानी ताल वाला भी पूरा एरिया है। उसके ऊपर अगर देखें तो पवाली काठा का एक बहुत सुंदर ट्रैक है जो हमारी टीम ने एक्सप्लोर किया है, और ये पवाली काठा का ट्रैक जो है वो चिरबटिया क्षेत्र तक जाता है। रुद्रप्रयाग टिहरी बॉर्डर का ये इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रैक रूट है जो हमने एक्सप्लोर किया है। अगर आप देखें तो GMVN का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंडेट ट्रैकिंग को भी बढ़ावा देना है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। ट्रैकिंग से बहुत अच्छा इकोनॉमी भी गढ़वाल क्षेत्र में जनरेट हो सकता है। तो ये ट्रैकिंग रूट हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से के साथ कोलैबोरेट करके, लोकल्स के साथ कोलैबोरेट करके एक्सप्लोर किया है, और एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन भी अभी 10 दिन पूर्व ही हमने वहाँ पे किया, जिसमें करीब 70 से 80 लोगों की टीम वहाँ पे 3 से 4 दिन ट्रैकिंग करके आए, जिसको को स्पॉन्सर GMVN ने किया था। और उद्देश्य हमारे यही है कि इस ट्रैकिंग रूट को थोड़ा और डेवलप करें, आसपास के विलेजेस से होम स्टेज के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि जब GMVN को इस ट्रैकिंग रूट की बाद में हम जब बुकिंग लेना स्टार्ट करें तो जो भी ट्रैकिंग करने आते हैं उनको स्थानीय घरों में ही, होम स्टेज में ही वहाँ पे उनके रहने का भी अकोमोडेशन करें। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मेरुगेशन ने हल्द्वानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा और शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहां उन्होंने पुलिस बल को अधिक सतर्कता बरतने तो वहीं अपराधियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेशों को जारी किया है। जहां मेरुगेशन ने साइबर क्राइम की रोकथाम और नशा विरोधी अभियान को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया, तो वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि डिजिटल अपराधों और मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां LPG गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा कंट्रोल रूम में गैस एजेंसियों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं ने गैस बुक की है और उन्हें तुरंत होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां DM ने यह भी कहा कि गैस एजेंसियों के बाहर अनावश्यक भीड़ ना लगे, इसके लिए भी होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाए, और KYC के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए। तो साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि डिलीवरी का मैसेज मिलने के बाद भी उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलता है तो संबंधित एजेंसी की जांच कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्राओं के भीतर आक्रोश फूट पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में 40 से 50% तक छात्रों के फेल होने से नाराज छात्र तीसरी मंजिल पर चढ़ गए और जमकर उनकी ओर से नारेबाजी की गई। और जहां आपको बताते चले कि BSc की जियोलॉजी के कई छात्रों को अपेक्षा के विपरीत बेहद कम अंक या 0 अंक मिलने का आरोप लगाया है, और जिससे गुस्से में आकर उन्होंने
कॉपियों की दोबारा से जांच करने की मांग उठाई है। जहां हंगामे के दौरान छात्रों ने छत से कूदने की भी धमकी दी और जिससे प्रशासन और पुलिस पे हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रों को नीचे उतारा और इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र बनपोटी ने इस पर कहा है कि छात्रों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और आगे का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। मेहुल शाह नाम का एक छात्र प्रतिनिधि है जिन्होंने मुझे लिख के दिया कि आज हम धरने में बैठ रहे हैं। तो मैंने उस लेटर को अग्रसारित करके कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो शिविर कार्यालय है हमारे महाविद्यालय में उनको दिया। मैंने कहा एक कवरिंग लेटर के साथ इसको संबंधित को या वाइस चांसलर या परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को प्रेषित करें कि हमारे वहाँ के छात्रों की ये डिमांड है। उसके बाद मुझे कुछ आवश्यक कार्य के लिए महिला महाविद्यालय जाना था। वहां जाने के बाद लड़के धरने में बैठे थे, यहाँ पर नारे भी लगा रहे थे। मैंने इनको समझाया। मैं वहां गया तो 10 मिनट बाद सूचना मिली कि 1-2 छात्र हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दे दी इन्होंने। तो फिर हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पर उपस्थित था, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर छात्रों को नीचे उतरवाया। फिर छात्रों ने अपनी बाइट दी पत्रकारों को और बताया कि जब तक ये रिजल्ट ठीक नहीं होता है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आगे को भी ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, रिचेक की डिमांड तो इन्होंने कर रखी है विश्वविद्यालय को। अब इसमें निर्णय विश्वविद्यालय को लेना है। इसमें ये बता रहे हैं कि 90 छात्र जूलॉजी के 3rd सेम के या 5th सेम के कोडेक्स पेपर है उसमें फेल हो रहे हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो इनकम टैक्स का पेपर होता है उसमें फेल हो रहे हैं। ऐसी सूचना इनके द्वारा हमें मिली। 40% बच्चे फेल हो रहे हैं, ये इनका कहना है। जैसा कि हमने प्राचार्य महोदय, कुलपति महोदय दोनों को ज्ञापन दे चुके हैं बार बार, और इस बार तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने हद ही कर दिया है। इतने बच्चों में 0 अंक दे रखे हैं, जबकि उन्होंने प्रैक्टिकल, उन्होंने असाइनमेंट सब जमा कर रखा है। जब थ्योरी पेपर में भी सब है, उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन ने, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने उन्हें 0 अंक दे रखा है। ये किस उसमें काम कर रहे हैं, किस नशे में काम कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों का लिखा हुआ ना पढ़ा हुआ दिख रहा है। और चलो हम आंसर शीट का मांगते हैं, प्रैक्टिकल और जो यहाँ पे असाइनमेंट जमा होते हैं तो कॉलेज की आंखों के सामने जमा हो रहा है। एक बच्चे का हमें रात में कॉल आ रहा है कि भैया हमारा रिजल्ट खराब हो गया है। बेचारे बच्चे घबराए हुए हैं, हम उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट नगरी रामनगर में वन आई रैपर के नाम से मशहूर विवेक अपने लाइव शो के लिए पहुंचे और जहां उनके जोशीले रैप और अनोखे अंदाज ने युवाओं के बीच खास उत्साह को पैदा कर दिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को भी साझा किया। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी एक आंख कमजोर होने के कारण तानों और मजाक का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिम वन विभाग के अंतर्गत ज्वाला वन क्षेत्र में बाघ का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। प्लॉट संख्या 10 में बरामद इस कंकाल की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच को शुरू कर दिया गया। और जहां प्रारंभिक जांच में बाघ का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है और यहां लगभग 3 से 4 वर्ष की मादा बाघ होने का भी अनुमान लगाया गया है। जहां वन विभाग के अनुसार अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि पशु चिकित्सा की देखरेख में NTCA की गाइडलाइंस के तहत पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो वहीं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शव को नष्ट भी कर दिया गया है। जब विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच को शुरू कर दिया है। जी, ये 30 मार्च की घटना है। वन क्षेत्र अधिकारी रामनगर द्वारा मुझे अवगत कराया गया। ज्वाला वन के प्लॉट संख्या 10 में ये एक बाघ का मृत शव मिला है। उसके बाद मेरे द्वारा वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पे जब गए तो वो जो वहाँ पे कंकाल जो आप कह रहे हो, वो स्कैवेंजिंग का केस हमें लग रहा था, यानी कि जो ये गीदड़ या गिद्ध के द्वारा उसका मांस नोचा गया हो, क्योंकि उस पर हल्की सी स्किन भी थी। उसके पश्चात उसको कलेक्ट करके और यहाँ पे वर्कशॉप रामनगर में लाया गया।
जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उनके द्वारा पीएम किया गया सारे एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत। डीएफओ सर भी वहाँ पे मौजूद थे और जितनी एनटीसीए की गाइडलाइंस होती है उसके अनुरूप उसका पीएम किया गया। तो डॉक्टर के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ये शव 3 से 4 दिन पुराना है और ये पूर्णतः स्कैवेंजिंग का केस लग रहा है। ये कोई भी पोचिंग या फिर डी स्किनिंग का केस नहीं लगता है। तो ये और जो शव है वो भी लगभग 3 से 4 साल का है और मोस्ट प्रोबेबली एक फीमेल का शव है, फीमेल टाइप का। अब खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट क्षेत्र के लीती गांव में पुलिस ने एक होटल से 104 संदिग्ध जेलेटिन की रोड्स को बरामद किया है। चेकिंग अभियान के दौरान होटल की तलाशी में विस्फोटक सामग्री मिलने से जहां एक तरफ हड़कंप मच गया तो वहीं मौके पर होटल मालिक पान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से जांच को शुरू कर दिया गया। तो वहीं आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी है कि सड़क निर्माण के दौरान बची सामग्री उसने अपने पास रख ली थी और जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए उधम सिंह नगर से बम निरोधक दस्ता तो वहीं आपको बताते चले कि सघन तलाशी अभियान को भी चलाया गया। पुलिस के अनुसार बरामद जेलेटिन करीब 15 साल पुराना बताया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने एक अभियुक्त पान सिंह पुत्र उमेश सिंह जिसकी उम्र 52 साल है उसको जिलेटिन जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है उसके साथ पकड़ा है। इसमें कुल 104 हमारे जिलेटिन रोड पकड़ी गई है और ये हमारे श्यामा चौकी है कपकोट थाने में, वहाँ पकड़े गए हैं। लगभग 15 साल से इसके पास अवैध पड़ा था, इसको सघन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है और इस पे फिर हमने बीडीएस टीम को भी बुला लिया था। बाकी जो एसओपी है उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस पर की गई है और हमने कपकोट थाने में इसमें सुसंगत धाराओं में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और बीएनएस में मुकदमा भी पंजीकृत किया। प्रदेश में एंटी रेबिस वैक्सीन की कमी सामने आई है और जिसकी पुष्टि देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा की गई। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 3 महीनों से वैक्सीन की आपूर्ति बेहद ही प्रभावित कर रही है और जिसके पीछे टेंडर की प्रक्रिया में देरी तो वहीं फार्मा कंपनियों के कच्चे माल की कमी भी प्रमुख कारण है। जहां सीएमओ ने कहा है कि इस कमी को दूर करने के लिए अन्य स्रोतों से वैक्सीन खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्तर से मिलने वाली वैक्सीन भी पिछले 3 महीनों से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और हाल ही में दिया गया ऑर्डर भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं पिछले 3 महीने से जो हमें स्टेट स्तर से जो ARV वैक्सीन मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है और अपने लेवल पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने LP लोकल परचेज करें और हम कर भी रहे हैं। जो हमारा बजट उपलब्ध है उसके अंतर्गत हम उसका प्रयास कर रहे हैं। बीच में हमें दवाई मिली भी है, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने ऑर्डर किया था उसके सापेक्ष हमें अभी तक सप्लाई नहीं की है वेंडर ने। तो उसके द्वारा कहा गया था हमसे कि साहब लेटर किस तरीके से उसको देना है ऑर्डर का ताकि वो ऊपर से उसको डिमांड मिल जाए। तो हमने उस पर कार्रवाई की है, तो संभवतः 1 या 2 दिन में हमें वहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। इसके अलावा हम दोनों हॉस्पिटल में भी हमें पता लगा था कि उनके पास कुछ स्टॉक है, तो वहाँ भी हमारी बात हुई थी। तो वहाँ से भी हम लोन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें उधारी में वहाँ से मिल जाए और जहाँ पास स्टॉक आएगा तो हम उनको दे देंगे वापस। तो वहाँ भी बात हमारी चल रही है, शायद वहाँ से भी आज हमें कुछ वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रयास ये है कि जो CSC PSC जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ARV की कमी ना हो। और जहाँ तक SGH और DH की बात है तो वहाँ पे एक तो स्टेट से सप्लाई होती है सीधे और दूसरा हमने उनको निर्देश भी दिए हैं कि आपके पास जो भी CPS में जो भी पैसा है आपके पास उससे जो है वो अपने स्तर से उसको खरीद लें, क्योंकि सबके लिए मैनेज हमारे स्तर से कर पाना जो है, क्योंकि उनका अपना एक व्यवस्था है तो वो अपने लेवल पे अगर वो करते हैं तो वो बेहतर होगा। तो वही निर्देश उनको दिए गए। अब खबर देहरादून से ही है, जहां स्वामी राम हिमालयन अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जहां घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई गार्ड एक युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसे और डंडों से मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार युवक किसी काम से अस्पताल आया था और इसी दौरान उसकी सुरक्षा कर्मियों से कहासुनी हो गई, जो कि हिंसक झड़प में बदल गई और जहां वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास व्यवस्थाओं में सुधार और आय के बढ़ाने से जुड़े कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए हैं और जहां व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ प्रस्तावों पर सभासदों के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रमुख बहस पालिका करों के समय पर भुगतान न करने वाले भवन स्वामियों पर पेनल्टी लगाने को लेकर रही है और जहां प्रारंभिक प्रस्ताव 20% जुर्माने का था और जिसे कि अंततः 10% संशोधित कर पारित कर दिया गया है। बैठक में नगर पालिका क्षेत्र के सभी संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार करने, व्यावसायिक लाइसेंस अनिवार्य करने और कूड़ा प्रबंधन के सुधार सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हमारे जो व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, सभी इतने समय से हमारा आम जनमानस भी कई कठिनाइयों को फेस करते हुआ आ रहा है। जैसे कि पहले कोविड आया, फिर आपदा आई, आपदा के बाद अब ये गैस सिलेंडर का इशू, तो कहीं ना कहीं हमेशा परेशानियां चलती ही आ रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में तो कोई सुधार हो ही नहीं पा रहा। उनको लेके कभी कोई ऐसी योजना नहीं आई। उनकी बहुत सारी मांग होती है कि हमारा क्षेत्र ठीक होना चाहिए, कि टूरिस्ट आ पाए, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान आ ही नहीं रहा पालिका के माध्यम से। अब 3 चीजें आज जो मेरे द्वारा रखी गई हैं। एक प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो टैक्स जो लेट दिया जाता है, प्रस्ताव संख्या 231 में, उन पर 20% पेनाल्टी, वो भी बहुत ज्यादा है। बोर्ड बैठक में हमने जो 5 बड़े प्रस्ताव जो टेन डाउन करे थे, वो शासन को भी तो सदन जानना चाहता था कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या वो निरस्त हुए, क्या उनका दोबारा होगा। और ये जो गर्ग डिस्पेंसरी है, इसमें जो स्टे है, अभी तक हमारी जो वकील बैठे हैं हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने उसको वैकेट क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं उस पर सही ढंग से पैरवी हुई। बोर्ड की बैठक में 16 मुद्दे टोटल थे, तो सभी मुद्दों को सदन ने पास किया है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आय बढ़ाने, हमने आय बढ़ाने की यहाँ पे बात नहीं करी है, लेकिन हाँ, चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात हमने ज़रूर करी है। पालिका के पास जो शहर के अंदर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, रोज कोई नया ढाबा खुल रहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुने गए हैं और उनको इन नगर पालिका में आके अगर किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। इसी बीच मैंने यही बात रखी है कि जो भी मृत्यु और जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं, उसमें नगर पालिका में बहुत समय लगता है। जैसे कोई 21 दिन से ज़्यादा प्रमाण पत्र हो जाता है, उसमें लेट फीस भी ली जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर क्षेत्र में दोपहर के समय गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और जहां शुरुआती जानकारी के अनुसार आग का कारण खेतों में पड़े बिजली के तारों के बीच में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो जहां ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से आग फैलने से रोकी, लेकिन फिर भी 2 किसानों की लगभग 20 बीघा फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। जहां पीड़ित किसान दयाल सिंह ने जानकारी दी है कि उनके और उनके भाई की करीब 4 एकड़ फसल राख हो गई और जहां फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर पहले ही ग्रामीणों ने नियंत्रण पा लिया था। तहसीलदार दिलीप सिंह ने इस पर निरीक्षण कर जानकारी दी है कि जांच के बाद किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमें सूचना प्राप्त हुई तो सूचना के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर स्थानीय किसानों द्वारा और फायर ब्रिगेड द्वारा जो है आग पर काबू पा लिया गया है और अभी पूछताछ में पता चला है यहाँ पर 2 किसान हैं, दयाल सिंह और सुरजीत सिंह। उनका लगभग 20-21 बीघा ज़मीन जो है यहाँ पर नष्ट हो गई है, जो आग की चपेट में भी आ गई है और जो ट्रैक्टर द्वारा जो हटाया गया है, ये लगभग 20-21 बीघा नुकसान आकलन किया गया है। निहाल सिंह 2 भाई हैं हमारे, हम भाई 2 हैं जिनकी खेती में आग लगी है और 20 बीघे के करीब 22 होगी बीघे के करीब जगह जली जौन सी और बिजली के कारण जली। तो आपको बताते चले कि जशपुर के खेतों के बीच में भीषण आग लग गई और जहां लगभग किसानों को 20 बीघा फसल का नुकसान हुआ है। हालांकि आपको बताते चले कि फायर विभाग के आने से पहले ही किसानों की ओर से इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया था। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि अधिकारियों की ओर से इन खेतों का निरीक्षण किया गया है और जहां किसानों को मुआवजा देने के लिए भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि किसान इस समय बेहद परेशान हैं क्योंकि उनकी 20 बीघा जमीन लगभग जो गेहूं खड़े थे वे जलकर खाक हो गए हैं और जिससे आर्थिक संकट तो बन ही रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों को निर्धारित राशि देने के लिए भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट एक्सचेंज कैसे बढ़ सकता है? सर, क्या उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट के साथ कल्चरल एक्सचेंज में प्रोग्राम कर सकता है सर? बिल्कुल। मैं तो विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, तो अभी भी एबीवीपी के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के दल हैं वो उत्तराखंड भी आते हैं और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी जाते हैं। उस सील का एक कार्यक्रम चलता है, उसका आपस में एक्सचेंज करते हैं। वहाँ के 5-6 राज्यों के लोग दूसरे राज्यों का भ्रमण करते हैं और यहाँ पर चूँकि चाहे उत्तरांचल हो, अरुणाचल हो, ये सब तो हमारे सब एक जैसी प्रकृति है, एक जैसे हमारे पहाड़ हैं, एक जैसी हमारी प्राकृतिक सुंदरता है। कल्चर भी चूँकि पहाड़ों का कल्चर है, वहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, यहाँ अलग तरीके से होता है, लेकिन हम लोग कल्चरल अगर आपस में मिलना करें, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नया प्रयोग किया था कि काशी में काशी तमिल संगमम हुआ था, ध्यान होगा ना। तो उसी प्रकार का हम लोग भी यहाँ पर सोच सकते हैं, कुछ अरुणाचल और उत्तराखंड मिलकर, तो निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत और मजबूत होगा, उसकी भावना और अच्छी होगी। हम लोग प्रयास करेंगे। नेक्स्ट करती हूँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि सर, मैंने भी देखा है नॉर्थ ईस्ट में बहुत महिलाएं बहुत वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट करते हैं, और उत्तराखंड में भी। तो मेरा ये तो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में महिलाएं बहुत काम करती हैं। उनका जीवन बहुत चैलेंज का होता है, बहुत चुनौतियाँ उनके सामने हमेशा होती हैं। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज तो हर घर में पानी पहुँच गया है, हर घर नल से जल पहुंचने की योजना चालू हो गई, गैस कनेक्शन मिल गए लोगों को, शौचालय बन गए, टॉयलेट्स बन गए, पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला, शौचालय बन गए, और आज हर घर तक राशन पहुंच रहा है। गरीब कल्याण राशन अन्न योजना से हर घर में राशन पहुंच रहा है। आज कॉमन सेंटर जो सर्विस सेंटर हैं उनसे सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप देहरादून से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।